हाय दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि अपन बिसल देवराज को पढ़ रहे हैं, बहुत ही अच्छी रचना है, बहुत मार्मिक रचना है। तो अपन ने इसके जो 4 पद थे उनकी व्याख्या अपन ने देख ली थी। आज अपन जो है अगला पद है उसकी व्याख्या देखेंगे। पंडित तो ही बोला वही रे राई, ते पतड़ऊ पंडिया रावलई आवी, सुभर सूद महका जो सिय, आणी जो नागर चतुर सुजान, सूरग मोहई देवता, वीर विचक्षण बिसल देव चौहान। दोस्तों, कल आपको मैंने बताया था कि इसकी शुरुआत के पदों में तो एक में तो मैं एक बार बता देती हूँ। देखिए, एक में तो इसमें गणेश जी की आराधना की गई है पहले पद में। दूसरे पद में एक राजमहल की जो नारी है जो अपने पति का इंतजार करती है उसके बारे में बताया गया है। फिर है इसमें सरस्वती माँ के बारे में बताया गया है। और फिर है इसमें जो राजा भोज, जो इसकी कहानी है वो इसकी शुरू हो रही है कि भोजराज का राजा भोजराज परमार राजा भोजराज का दरबार लगता है और उस दरबार के अंतर्गत रानी सभी लोग बैठे हैं और रानी राजा से कह रही है कि एक अच्छा सा सुयोग्य वर ढूंढ के आप अपनी कन्या का विवाह कर दीजिए, क्योंकि अपना जो अंतिम समय है वो पास है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये बातें अपन ने इस 6वें पद में देख ली थी। आज अपन जो 7वें पद है उसमें देखेंगे। देखिए, इसका जब आपको वो करना है, क्या बोलते हैं, प्रसंग करना है तो कैसे करना है डॉक्टर। यह पद या यह अवतरण माता प्रसाद गुप्त द्वारा संपादित और कवि नरपति नालय द्वारा रचित बिसलदेव रास नामक कृति से अवतरित है या लिया गया है। इस छंद के अंतर्गत जो राजा भोज की पत्नी राजकुमारी के विवाह के लिए निवेदन करती है और उसके जो मनोभाव थे उनको यहाँ पे व्यक्त किया गया है। और इसमें देखा जाए तो सीधे सीधे क्या है कि राजकुमारी के विवाह की चर्चा प्रारंभ हुई है। और अब चर्चा प्रारंभ होती है विवाह की, तो कौन आता है आपको पता है, पंडित जी आते हैं। कि वैसे ही पंडित जी अवसर जानकर पंचांग लेकर वहाँ पहुँचते हैं और विवाह के साथ में ही, और मतलब जो पंडित जी आते हैं वहाँ पे पंडित जी बुलाए जाते हैं। उनको पतड़ा खोलता है पंडित जी, पंचांग देखता है, तो उनको बुलाया जाता है राजभवन में और उनसे पूछा जाता है कि उचित अवसर देखिए और कन्या के लिए कोई वर ढूंढना है। तो देखिए इसमें क्या है, पंडित तो ही बोलावली रे राही। देखिए इसमें क्या है, कवि नरपति नालय यहाँ कह रहा है कि जिस समय रानी ने राजकुमारी के विवाह का प्रसंग छेड़ा था या राजकुमारी के विवाह की बात कही थी, उसी समय कोई व्यक्ति था, वो पंडित के पास आकर कहता है कि हे पंडित, पंडित तो ही है, पंडित तो ही का मतलब तुझे बोलावही, बोलावही का मतलब है बुला रहे हैं। रे राई, राई का मतलब है यहाँ पे राजा। कि क्या लिखना है इसमें व्याख्या में कि कवि नरपति नालय यहाँ कह रहा है कि जिस समय रानी ने राजकुमारी के विवाह का प्रसंग छेड़ा था, उसी समय किसी व्यक्ति ने कहा, पंडित से जाके कहा कि हे पंडित, तू तैयार हो जा, तुझे राजन बुला रहा है। तो ही बुलावले राय कि हे पंडित, तुझे राजा बुला रहा है, तुझे अभी उनके पास जाना चाहिए। इतना सुन के ही जो राजा है, जो पंडित है, राजमहल में आने की तैयारी करने लग जाता है। तो देखो आगे वाले पद में क्या है, लय पतड़हु, पतड़हु का मतलब है पंचांग, पंडिया पंडित,
रावली, रावली का मतलब है राजा के पास में या आवी आ गए हैं। इतना सुनते ही पंडित जी अपने पंचांग को लेकर राजभवन में आ जाते हैं। अर्थार्थ देखिए कैसे कहना है, दोबारा देखिए ऊपर वाली दोनों लाइनों का अर्थ। पंडित तो ही बोलावली रे राही ले पतड़ऊ पंडिया रावल आई। इनको बार बार पढ़ोगे ना तो अपने आप इनकी लैंग्वेज समझ में आ जाएगी, ज़्यादा कठिन नहीं है ये। कह रहे हैं, शुरुआत से बता रही हूँ एक बार फिर से। कवि नरपति नाले यहाँ कह रहा है कि जिस समय रानी ने राजकुमारी के विवाह का प्रसंग छेड़ा था या राजकुमारी के विवाह की बात कही थी दरबार में, उसी समय किसी व्यक्ति ने जाकर पंडित को कहा कि हे पंडित, तुम्हें तू तैयार हो जा, तुझे राजा बुला रहा है। पंडित को पंचांग लेकर राजभवन में जाना चाहिए, ये कोई व्यक्ति पंडित को जाके कहता है। अब कहने की देर भी नहीं हुई थी कि कहा ही था, किसी ने जाके कहा ही था, तभी ले पतड़ऊ पंडिया रावल आई, जैसे तैयार ही बैठा हो पंडित, कब मेरे को बुलाए कब जाऊँ। कि इतना कहते ही पंडित जी अपने पंचांग लेकर राज दरबार में पहुँच जाते हैं। सुभर सोध माखा जोशी है, माखा का मतलब है हमारा, हमारा, जोशी का मतलब पंडित, शोध सुभर, सुभर अच्छा सा, शोध का मतलब मुहूर्त देखिए। अब देखिए पंडित जी को दरबार में देखकर राजा क्या कहते हैं। अब पंडित जी दरबार में पहुंच गए हैं तो उन्हें राज दरबार में उपस्थित देखकर राजा कहते हैं माखा जोशी कि हे मेरे ज्ञानी ज्योतिषी, जोशी का मतलब ज्योतिषी पंडित जी की, हे मेरे ज्ञानी चतुर ज्योतिषी, आप कृपा करके मेरी बेटी के लिए अच्छा सा वर खोजिए। राजा ने कहा, आगे क्या कहते हैं कि आप अच्छा सा ना सुभर सुध अच्छा सा मुहूर्त देखिए और अच्छा सा वर मुहूर्त देख के मेरी बेटी के लिए अच्छा सा वर ढूंढिए। आनी पहले के समय में यही होता था कि जो ब्राह्मण हैं, पंडित लोग हैं, वही उचित वर देख लेते थे और जो लोग हैं कहना मान जाते थे और अपनी कन्या का विवाह करते थे। आज कहाँ, पंडितों को तो बेचारों को बाद में सगाई फिक्स हो जाने के बाद में हो जाता है काम, के बाद में पूछा जाता है, तो पंडित को कहते हैं। उस वक्त पंडितों का यही तो काम था और आज भी होता है। आज तो मतलब पहले तो सारा वर देखने से लेके विवाह करवाने तक का सारा काम पंडित जी के हाथ होता था। आजकल तो सिर्फ फेरे फेरे पंडित जी के साथ रह गए और सारा काम खुद कर लेते हैं आज। आणी जो नागर चतुर सुजान, आगे राजा कहते हैं हाणी जो आना चाहिए, नागर चतुर, नागर का मतलब चतुर, मतलब समझदार, चतुर, सुजान अच्छा होना चाहिए। राजा आगे कहते हैं पंडित जी को कि हे पंडित जी, आप मेरी कन्या के लिए जो वर लेके आते हैं ना, पहले तो उन्होंने कह दिया कि आप मेरी कन्या के लिए अच्छा सा वर ढूंढिए। फिर कहते हैं आणी जो नागर चतुर सुजान, फिर वो बताते हैं कि मुझे कैसा वर चाहिए। एक पिता है वो अपने पुत्र के लिए बहुत ही अच्छा वर ढूंढता है और उन पे विश्वास रखना चाहिए। यहाँ पर भी देखो राजा क्या कहता है कि हे पंडित जी, आप मेरी कन्या के विवाह के लिए जो वर लेके आए या जिस वर को खोजें ढूंढें, वो नागर, चतुर, समझदार, सुजान होना चाहिए। अर्थात उसमें ये गुण तो होने ही चाहिए। सूरग, सूरग का मतलब है शौरग में मोही देवता, मोही का मतलब है मोहित देवता। आगे कह रहे हैं कि हे देवता, जिस वर को आप ढूंढ रहे हो वो वर ऐसा होना चाहिए कि जिसे देखकर स्वर्ग में बैठे देवता भी मोहित और प्रभावित हो जाए। वीर विचक्षण बिसल देव चौहण, और आगे वो और कह रहे हैं, मतलब राजा ही बोल रहे हैं यहाँ पे, और आगे कह रहे हैं, अंत में राजा कहते हैं कि वीर, वीर का मतलब वीर, विचक्षण बुद्धिमान, बिसल देव चौहान, कि अच्छा तो ये है कि आप वीर और विचक्षण बिसल देव चौहान को ही राजकुमारी के वर के रूप में लेकर आए। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि आप वहाँ जाकर मेरी कन्या के विवाह के लिए प्रस्ताव करें तो मुझे संतोष प्राप्त होगा। मतलब कह देते हैं कि मुझे है ना बिसल देव
वर के रूप में चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि आप है ना बिसल देव के दरबार में जाकर मेरी कन्या के विवाह के लिए मांग प्रस्तुत करें। तो देखिए दोस्तों, इसमें विशेष में आपको क्या करना है कि इसमें ना एक तो अनुप्रास अलंकार है। अब मैं आपको ये बताऊंगी नहीं कि कौन से पद में अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार के बारे में आपको बता रही हूँ कि अनुप्रास अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर वर्णों की आवर्ती होती है, वर्ण की आवर्ती होती है, शब्दों की नहीं, वर्णों की। जैसे क वर्ण है तो उसकी आवर्ती होना, ख वर्ण की आवर्ती होना। तो यहाँ पर ज़्यादा जिसको अनुप्रास अलंकार का भेदों का पता है तो यहाँ पर छीका अनुप्रास और वर्त्यानुप्रास अलंकार है। बट आपका लेवल इतना ही है कि आपको इतना ध्यान रखना है कि इसमें अनुप्रास अलंकार है। और अनुप्रास अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर एक या एक से अधिक बार वर्णों की आवर्ती होती है। तो आप इसमें खुद अनुमान लगा लीजिएगा कि वर्ण इसमें कहाँ है। आगे देखिए इसमें क्या है। विशेष बात ये है कि इसमें पंडित जी को वर खोजने के लिए चुना जाता है। कन्या का वर खोजने के लिए पहले प्राचीन समय में नाई, बारी, भाट आदि ही भेजे जाते थे। और इसमें पंडित को कहा गया है जो कुल पुरोहित और ज्योतिष रहते हैं। ये विशेष बात है इसमें। चलिए, भाषा मैंने आपको पहले बताई थी कि इसकी है जो भाषा क्या है, पहले वाले पदों में मैंने बता दी थी, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। गेय है, मार्मिक है, और यह एक वीर काव्य नहीं है, ये प्रेम आधारित काव्य है, ये ध्यान रखना आप। आगे हैं, बामण भाट बोलाविया राऊ, लगन सुपारी दीनी पठाई, गढ़ अजमेरी नहीं गम करऊ, पाटी वही सारी फसा लीजू पाए, बेटी कहजू राजा भोज की, राजमती बर बीसल राय। देखिए इसमें भी आपको अगर प्रसंग करना है तो कैसे करना। देखिए मैंने माता प्रसाद गुप्त का नाम यहाँ इसलिए लिया है कि उनकी देख रेख में, जैसे नरपति नाले तो लिखकर चले गए विसल देव को, लेकिन जनता के सामने इसको वापस प्रकाशित किसने करवाया था, या मतलब जनता के सामने इसको वापस कौन लेके आया था, संपादन किसके देख रेख में ये करती निकल रही थी, तो वो है माता प्रसाद गुप्त। देखिए प्रसंग आपको ऐसे करना है, कैसे भी कर सकते हो कि प्रस्तुत अवतरण या उपयुक्त अवतरण नरपति नाहले द्वारा रचित बिसल देव रासु से अवतरित है। इसका संपादन डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने किया है। इस ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो, मैंने बहुत तरीके बता दिए हैं। और फिर है, इस अवतरण में नरपति नाहले ने राजा भोज द्वारा अपने पंडित और भाट को लगन की सुपारी देते हुए अजमेर भेजते हैं, और उस दृश्य का यहाँ पे वर्णन किया गया है। ब्राह्मण भाट, ब्राह्मण का मतलब है ब्राह्मण, भाट ब्राह्मण भाट बोलते थे पहले, आज भी बोलते हैं ब्राह्मण भाट। बोलावी राव, राजा बुलाते हैं उनको। लगन की सुपारी, आपने देखा होगा कि जो लगन झिलाया जाता है तब है ना उसमें सुपारी रखी जाती है। अब सुपारी ऐसे नहीं कि मेरी गोल्ड वाली सुपारी और चुटकी सुपारी है आप खा रहे, वो वाली सुपारी नहीं होती है। कहीं आप ये सोचो कि वो वाली होती है, अलग होती है। देनी पठाई, पठाई का मतलब कह रहे हैं, बुलाकर उनको कह रहे हैं। मतलब क्या है इसमें, ये देखिए कि ब्राह्मण, सीधा सीधा अर्थ देखिए कि ब्राह्मण और पंडित को, ब्राह्मण पंडित और जो कुल पुरोहित होता है उसको बुला लेते हैं, उसको लगन पत्रिका और सुपारी देकर राजा उसको अजमेर देते हुए कह रहे हैं कि आप वहाँ जाकर है ना विसल देव को बिठाना, और फिर है ना उनके चरण धोना। और फिर उन्होंने मेरी राजा जो बेटी है ना मेरी राजमती, उसको मतलब उसके लिए वर निर्धारित करने के लिए उनको कहना आप पहले, कि पहले तो जाकर उनको सिंहासन पर बैठाना, मतलब जैसे चौकी वोकी पर बैठाते हैं, फिर ये लगन देना, सुपारी देना, और फिर उन्हें बताना कि आपको है ना राजा भोज की कन्या राजमती के विवाह के लिए चुना जाता है, कि आप इसके लिए स्वीकार हैं। तो देखिए इसमें क्या है, ब्राह्मण भाट बुलावे राव। उपयुक्त प्रसंग में कवि नरपति नाले कह रहा है कि राजा ने अपने
ब्राह्मण भाट को बुलाया और लगन सुपारी देने पठाई और उन्हें लगन पत्रिका और सुपारी देकर भेजते हुए कहा, गढ़ अजमेरी, अजमेर के किले की तरफ, गढ़ का मतलब है किले, नहीं गम करो कि तुम लोग अजमेर के किले की तरफ जाओ और वहाँ तुम मतलब इतनी देर मत करो, शीघ्रता से तुम वहाँ चले जाओ। पाटी वसारी, वहाँ जाकर करना क्या है राजा बता रहे हैं आगे। पाटी वसारी पसालियो पाए, पाए का मतलब पैर, पाटी वसारी उनको सिंहासन के ऊपर बैठाकर, राजा को विशलदेव को सिंहासन के ऊपर बैठाकर, या जो पाटा होता है ना बोलते हो चौकी पाटा, उनको उसके ऊपर बैठाकर पसाली जो पाए, उनके पैरों को पखारना अर्थात उनके चरणों को धोना, पाँव को धोना। बेटी कई जो राजा भोज की, फिर उन्हें लगन पत्रिका उनको सिंहासन पे बैठा के उनके पाँव धो के फिर तुम्हें उन्हें लगन पत्रिका और सुपारी देना है और फिर उन्हें तुम्हें कहना है कि बेटी के जो राजा भोज ने अपनी बेटी को के वर के रूप में तुम्हें चुन रहे हैं, या बेटी राजमती के लिए वर के रूप में तुम्हें निर्धारित कर रहे हैं। राजमती वर विशल राय, आगे कह रहे हैं कि विशल देव को तुम कहना, विशल देव को मतलब सिंहासन के ऊपर बैठाकर उनके चरण धोना, फिर उनकी लगन पत्रिका सुपारी देकर उन्हें कहना कि राजा भोज जो है वो अपनी पुत्री या राजकुमारी राजमती के लिए तुम्हें वर के रूप में निर्धारित कर रहे हैं, क्या तुम स्वीकार करते हो। ये सब तुम अभी इसमें कौन कह रहे हैं, इसमें राजा ही कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं, ब्राह्मण भाटों को कह रहे हैं। देखिए एक बार सीधा सीधा अर्थ देखिए कि ब्राह्मण भाट को राजा दरबार में बुलाते हैं, उन्हें लगन और सुपारी देकर कहते हैं कि तुम अजमेर के किले की तरफ जाओ और वहाँ जाकर तुम विशल देव को सिंहासन के ऊपर बैठाना और सिंहासन के ऊपर उनको बैठाकर उनके पैर धोना, उनके चरण धोना और फिर उनको कहना कि आपको राजा भोज अपनी पुत्री के वर के रूप में निर्धारित कर रहे हैं, कि आप इसके लिए मानने के लिए तैयार हैं। ये बात आप उनसे जाके कहना। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, विशेष बात यह है कि प्राचीन समय में राजा लोग अपनी पुत्री के विवाह के लिए खुद वर खोजने नहीं जाया करते थे, अपने किसी कुल पुरोहित या ब्राह्मण या भाट को ही वर ढूंढने के लिए या पति की खोज करने के लिए भेजते थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, देख लीजिए आप। ब्राह्मण भाट अनुप्रास अलंकार अभी बताया है मैंने, ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। तो आज के लिए मैं सोच रही हूँ दोस्तों इतना ही, मैं पूरा पाठ करवाने में थी, बट एक और वीडियो में अपन पूरा पाठ देख लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और कमेंट कीजिए, पढ़ लिया है, समझ में आ गया है तो लाइक तो कीजिए, लाइक करने में कंजूसी क्यों कर रहे हो, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए। और आपका अपना चैनल है, इसको जैसे आप प्रयोग में लेना चाहे वैसे ले सकते हैं, बार बार सुनो, कैसे भी सुन सकते हैं, बट आपको याद होना चाहिए। और चलो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई व्याख्या के साथ में। तब तक आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।